एक मार्ग था जो कि नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता था। जब फरीकलिंड-पोर्ट का रास्ता खुला नहीं था, तब नेपाल ही नहीं, भारत की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। और तो और यह व्यापारियों के लिए ही रास्ता नहीं, बल्कि सेनाओं के लिए भी रास्ता था, क्योंकि यहाँ पर कई फौजी मकान बने हुए हैं, जहाँ कई वर्षों पहले चीनी सैनिक रहा करते थे। पर आजकल ये फौजी मकान, ज़्यादा से ज़्यादा फौजी मकान गिर चुके हैं और सारे किले खाली हो चुके हैं। जहाँ पर किसानों का बसेरा है, वह किसान अक्सर किले के एक हिस्से में आराम करने आते हैं और वहाँ पर कई घर आबाद हैं। एक लेखक ऐसे ही एक किले के बाहर चाय पीने के लिए अपने सुमति के साथ रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं और असुविधाएं हैं। तिब्बत में सुविधाएं ये हैं कि वहाँ जातिवाद पर भेदभाव नहीं होता है, छुआछूत भी नहीं है, और तो और यहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती हैं। यहाँ निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर के अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है, पर यहाँ पर अगर आप अपरिचित आदमी हैं, तो आप वहाँ की सास और बहू आपको चाय दे सकती हैं। सास या फिर बहू आपको चाय गर्म कर सफ़ेद कर दे सकती हैं। अगर आप चाहें तो सोडा नमक उन्हें दे सकते हैं, और वे उनको चोटी में कूटकर आपको दूध जैसा सफ़ेद कर दे देंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी चाय में मक्खन कम पड़ा है, तो आप खुद जाकर मक्खन अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जब लेखक किले से बाहर निकल रहा था, तभी एक आदमी राहदारी मांगने आया। लेखक ने उसी समय उसे दो चिट्ठियाँ दे दी। इससे लेखक कहते हैं कि जब वह राहदारी मांगने आया, तो लेखक को ऐसा लगा कि जैसे वो ठोडले के आखिरी गांव में पहुंच चुके हैं। और वे कहते हैं कि जब यहाँ पर भी सुमति के परिचित लोग थे, यहाँ पर भिखमंगों के लिए रहन सहन के लिए अच्छी जगह थी, अच्छे मकान थे। लेखक बताते हैं कि 5 साल पहले जब वे इसी रास्ते से घुड़सवार यात्री के रूप में आए थे, तब उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली, और वे गांव के सबसे गरीब झोपड़े में रहे थे। पर इस बार जब वे एक निम्न श्रेणी के भिखारी बनकर आए हैं, तब उन्हें रहन सहन के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक कहते हैं कि अब लेखक को खतरनाक ठोडला पार करना था, जो कि 16-17 हजार मील ऊपर था। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं थे।
यहाँ पर नदियों के मोड़ों और पत्थरों के ऊंचे पत्थरों की वजह से दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं दिखता था। ऐसी जगहें अक्सर डाकुओं और चोरों के लिए उपयुक्त होती हैं। अगर अगर डाकू किसी को गांव में मारते हैं तो डाकू गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन अगर डाकू इस ठोडले में किसी को भी मारते हैं तो वे आसानी से गिरफ्तार नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ कोई भी गवाह ही नहीं मिलता था। डाकू पहले आदमी को मारते हैं और फिर खोजते हैं कि उसके पास रुपए हैं या नहीं। यहाँ पर प्रशासन कम सुरक्षा देता है। यह सब सरकार की गलती है क्योंकि वह खुफिया विभाग तथा पुलिस पर कम खर्चा करता है, ज़्यादा खर्चा नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी गवाह नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर शस्त्रों अस्त्रों पर निषेध नहीं है, जिस कारण लोग अपने साथ हथियार रखते हैं। अपने बचाव के लिए हथियार रखते हैं। लेखक यह भी कहता है कि उन्होंने वहाँ पर सुना था कि हाल ही में एक साल पहले एक खून हुआ था जिसका अभी कुछ तोड़ नहीं निकला है। और लेखक कहते हैं कि जब भी हम किसी डाकू जैसे को देखते थे और वह हमसे नज़र मिलाता था तो हम लोग भीख मांगने लगते, जो कि हमें पता है कि लेखक भिखमंगे के भेष में थे, तो वे जब भी कोई अजीब आदमी देखते थे तो वे भीख मांगने लगते थे। और अब उनका पड़ाव था कि उन्हें सीधी चढ़ाई चढ़नी थी और सामान लादकर चढ़ाई चढ़ना आसान काम नहीं था, क्योंकि यह चढ़ाई 16 से 17 मील ऊपर थी। तो लेखक ने सुमति से 2 घोड़े करने के लिए कहा। लेखक ने कहा कि 2 घोड़े लडकोर तक के लिए कर लें, फिर ताकि वे उन पर सामान लादकर चढ़ाई कर सकें। दूसरे दिन सुमति और लेखक घोड़ों पर सवार होकर चढ़ाई के लिए निकल दिए। उन्होंने कुछ दूरी पर जाकर चाय पी और करीब 2 बजे के समय, दोपहर के समय वे ठोडले के ऊपर पहुंच गए थे। लेखक और सुमति अब 17 से 18 हजार फीट ऊपर समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट ऊपर थे। जहाँ पर लेखक खड़े थे वहाँ से उसे हजारों श्वेत शिखर दिखाई पड़ते थे। लेखक अब दक्षिण की तरफ खड़े थे और जब वे पूरब से पश्चिम की ओर देखते तो उन्हें सिर्फ नंगे शिखर ही दिखाई पड़ते थे, जहाँ पर कोई भी बर्फ नहीं जमी हुई थी और ना ही कोई पेड़ पौधे थे। सर्वोच्च शिखर पर ठोडले के देवता का वास था। लोगों ने ठोडले के देवता को पत्थरों के ढेरों, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगी घास फूसों से सजाया हुआ था। अब कुछ समय बाद
लेखक और सुमति को अब बराबर उतराई पर जाना था। चढ़ाई कुछ हद तक कठिन है, पर उतराई बिल्कुल नहीं। लेखक का घोड़ा धीरे धीमी रफ्तार में चलने लगा। लेखक सोच रहे थे कि यह घोड़ा थकावट की वजह से धीरे धीरे चल रहा है और इसीलिए वे घोड़े को मारना नहीं चाहते थे। पर धीरे धीरे वह बहुत ही ज़्यादा पिछड़ गए और उनको ऐसा लग रहा था कि वे दोनकी कश्तों की तरह घोड़े पर सवार चले ही जा रहे थे। और जब भी लेखक घोड़े पर जोर देता तो वह और भी सुस्त हो जाता। एक बार तो आगे चलकर 2 रास्ते फूट रहे थे, अर्थात 2 रास्ते कटे हुए थे और लेखक को एक पर जाना था। तो लेखक ने बायां रास्ता चुना। वे उस पर 1.5-2 मील आगे चल दिए। पर आगे जाकर जब उन्होंने एक घर में पूछा तो उन्हें पता चला कि रास्ता दाएं वाला है। लडकोर के लिए रास्ता दाएं वाला है। फिर वह फिर से वापस आए और दाएं वाले रास्ते पर चल दिए। करीब शाम के समय 4 से 5 करीब संध्या के समय वे 4-5 मील ही दूरी पर थे जहां पर सुमति ठहरे हुए थे। सुमति उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेखक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लेखक ने बताया कि मंगोलों का अक्सर चेहरा लाल हो जाता है और अब सुमति तो पूरे गुस्से में था। सुमति बोला कि मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे इंतजार में मैंने 2 टोकरी कंडे और कम से कम 3 से 3 बार चाय गर्म कर चुका हूँ। इस पर लेखक ने नरमी से जवाब दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम तो देख ही रहे हो मुझे कैसा घोड़ा मिला था। मैं तो सोच रहा था कि यह रात को पहुँचाएगा, फिर भी इसने संध्या के समय पहुँचा दिया। सुमति को जिस तेजी से गुस्सा आता था उसी तेजी से शांत भी हो जाया करता था। लडकोर में सुमति और लडकोर में भी सुमति ने रहने के लिए अच्छी व्यवस्था की थी। उन्होंने पहले सतुआ पिया और फिर संध्या के समय गर्मा-गर्म थुक्पा पिया। अब वह टिड्री के मैदान में खड़े थे जहाँ सिर्फ और सिर्फ आसपास पहाड़ थे। ऐसा लग रहा था कि यह एक पहाड़ों से घिरा हुआ टापू हो और उसी टापू की पहाड़ियों के बीच एक सूक्ष्म पहाड़ी भी थी जिसे टिड्री समाधगिरी कहते हैं। सुमति अक्सर गंडे बांटते हुए चलते थे। यह गंडे कभी भी ख़त्म नहीं हुआ करते थे क्योंकि सुमति किसी भी चींट से गंडे बना लिया करते थे। सुमति हमेशा अपने यजमानों से मिलना चाहते थे, पर मैंने उनसे कहा कि इस समय वे सिर्फ वहीं गंडे बांटे जहाँ वे ठहरे हैं, लेकिन वह आसपास के गांव में ना जाएं। इसके लिए लेखक ने उन्हें रुपए देने की बात कही और सुमति मान गए। दूसरे दिन लेखक और सुमति सामान उठाकर तिब्बत की ओर चल दिए।
तिब्बत में कड़ी धूप पड़ रही थी और उनको सूरज की तरफ चेहरा करके चलना था। लेकिन जब भी वे सूरज के सामने कोई मोटा कपड़ा लाते तो जैसे कि गर्मी दूर ही हो जाती थी। उन्हें थोड़ा सा आराम मिलता था जब भी वे कोई मोटा कपड़ा सामने लाते थे। और अब तो बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप पड़ रही थी और उनको सूरज की तरफ मुँह कर चलना था और उस सूरज की तरफ मुँह करने के कारण उनका चेहरा जला जा रहा था, पर उनकी पीठ बर्फ़ सी ठंडा रही थी। फिर सुमति और लेखक ने रुककर थोड़ा सा विश्राम किया और फिर वे सामान लादकर और लाठी उठाकर चल दिए। अब सुमति को एक यजमान से मिलना था। उन्होंने इसके लिए शेखर विहार से चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति हमें मिलने आ रहा है। इस बहाने से उन्होंने शेखर विहार के रास्ते से चलने के लिए कहा और वहाँ से वे तिब्बत पहुँचे। जब तिब्बत पहुँचे तो लेखक को पता चला कि तिब्बत की ज़मीन कई हिस्सों में बटी हुई है और हर एक हिस्सा छोटे तथा बड़े जमींदारों में बटा हुआ है। हर एक हिस्सा और इन छोटे और बड़े जमींदारों का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बिहारों के पास है, मठों के पास है। जागीरदार अक्सर अपनी ज़मीन का एक हिस्सा स्वयं हिस्से की स्वयं देखभाल करते थे और अन्य ज़मीन के हिस्सों के लिए वे एक भिक्षु भेजा करते थे। उन्हें मज़दूर तो आसानी से मिल जाया करते थे, पर मज़दूरों को देखने के लिए उन्हें एक भिक्षु रखना पड़ता था। वह भिक्षु मज़दूरों के लिए एक राजा के समान था और वहाँ के एक मज़दूर शेखर के भिक्षु बड़े ही नरमदिल इंसान थे। वह बहुत प्रेम से बोले और लेखक ने कहा कि उस समय मैंने भिखमंगों का भेष हल्का रखा हुआ था। इसीलिए शेखर के भिक्षु द्वारा ख्याल करने की कोई भी बात नहीं थी। और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी था जहाँ पर हस्तलिखित 103 कंजूर की पोथियाँ रखी हुई हैं। 103 कंजूर की हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई हैं और लेखक कहते हैं कि उनका जो आसन था वो भी मंदिर के पास ही में लगा था। इन पोथियों में अक्षर बहुत ही साफ, बहुत ही बड़े लिखे हुए थे और कम से कम एक पोथी 15 शेर की थी। 15 शेर की थी और सुमति को 2 यजमानों से मिलना था। और जैसा कि सुमति बिना पूछे जा नहीं सकते थे तो सुमति ने लेखक से पूछा और लेखक ने उस समय हाँ कर दी, क्योंकि वह पोथी में खोए हुए थे। दूसरे दिन सुमति अपने यजमान से मिलने के लिए निकले। लेखक ने सोचा कि उन्हें 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन सुमति दोपहर में ही आ गए। अब लेखक और सुमति ने भिखमंगों के कबीले से विदा ली और अपना सामान और लाठी उठाकर अपनी यात्रा पर चल दिए।